जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी हो रही होगी अच्छे से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी 1.5 महीनों के आसपास आपकी परीक्षाएं सुनिश्चित हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी। तो उन सबको देखते हुए, इन परीक्षाओं को देखते हुए हम जो ये कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज़ ये जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इस सेशन में कल हमने देखा था प्रियम्बल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे, उनसे संबंधित क्या वाद हैं, क्या महत्वपूर्ण केसेस हैं, और उनसे संबंधित जो कि परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि पहले अनुसूची से संबंधित है। पहले भाग में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसको व्याख्यायित किया गया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। ठीक है, अब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो इसमें संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या है यह स्पष्ट होता है। तो अब देखते हैं, इसमें 3 क्लॉज हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जब संघ की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको इंग्लिश वर्जन उसका देखना होगा, यूनियन होगा। ठीक है, राज्यों का समूह नहीं होगा, ये कह रहा है। अब इससे देखिए आर्टिकल 1 से क्या पता चलता है, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 से क्या पता चलता है। ठीक है, ये पता चलता है कि जो भारत अर्थात इंडिया है यह क्या है, हमारे देश का नाम है, भारत का नाम है। अब संघ अर्थात यूनियन से क्या क्या पता चलता है कि यह भारतीय राज पद्धति का एक प्रकार है, यह भारतीय राज पद्धति का एक प्रकार है और संविधान का जो ढांचा है, संविधान का जो ढांचा है वह क्या है, वो संघीय है। भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है। अब अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 क्लॉज 1 से क्या निकल के आता है सामने, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह राज्यों का एक संघ है, इसका मतलब यह भारतीय संघ जो है यह राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का यह परिणाम नहीं है। चूंकि किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और चूंकि यह समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, तो कोई राज्य अपनी इच्छा से अपनी नाम या सीमा आदि में परिवर्तन भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो संघ है उसको राज्यों और यूटीज में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2 की बात आती है। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है कि जो भारत के जो राज्य हैं और राज्य क्षेत्र क्या हैं, मतलब भारत के स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरी क्या है। ठीक है, तो वह कहता है कि जिनका वर्णन, जिनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है वही भारतीय संघ के हिस्से होंगे। ठीक, अब इसमें अनुसूची 1 में किसका किसका उल्लेख किया गया है, राज्यों का किया गया है, मतलब स्टेट का किया गया है, संघ शासित क्षेत्रों का किया गया है और उनके भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार की बात करी गई है। ठीक, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पे। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, मतलब स्टेट शामिल होंगे, हमारे यूनियन टेरिटरी शामिल होंगे और अर्जित या अधिग्रहित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे इसमें। ठीक है, अब अर्जित या अधिग्रहित राज्य क्षेत्र हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसी आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के बारे में 2 चीजें और हैं। ठीक है, हालांकि इसी आर्टिकल से निकल के आता है कि जो संविधान के सभी प्रावधान हैं, संविधान के सभी प्रावधान, सभी उपबंध, सभी जिनका उल्लेख शेड्यूल 1 में किया गया है उन पर सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन अपवाद है दो अपवाद क्या है कि पार्ट 21 या भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों को हेतु विशेष उपबंध की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, और जो दूसरा है वह 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से संबंधित है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के भीतर जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये 2 इसके मुख्य अपवाद हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम राज्यों के क्षेत्र की बात करें तो 26 जनवरी 2020 से, ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं या 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 2020 में 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। ठीक है, और
20 की अगर हम लोग बात करें तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाया गया था, ठीक है, मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। सीधे ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, प्रशासित होते हैं। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। अब राज्य क्या है, राज्य क्या है, ठीक है। अब राज्य के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका मतलब कि जो राज्य है वह हमारी संघीय प्रणाली का सदस्य है, संघीय प्रणाली का हिस्सा है। इसलिए जो संविधान का चूंकि ढांचा हमारा क्या है, संघीय है, तो इस संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा जो भी शक्तियां प्रदान करी गई हैं वह राज्य अर्थात राज्य क्या है, वह केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करता है, शक्तियों का वितरण साझा करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अधिग्रहित क्षेत्र क्या है, अधिग्रहित क्षेत्र क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा भारतीय संघ किसी क्षेत्र द्वारा संप्रभुता यदि प्राप्त करता है, किसी क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त करता है तो उसे अधिग्रहित क्षेत्र कहते हैं। अधिग्रहित क्षेत्र कई प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे युद्ध द्वारा हो गया, अध्यर्पण द्वारा हो गया, किसी स्वामित्व विहीन क्षेत्र पे कब्जा करके हो गया, किसी संधि के द्वारा कोई क्षेत्र प्राप्त करना हो गया, ठीक है, या युद्ध में जीत करके कोई क्षेत्र प्राप्त करना हो गया। अब ये जो अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं ये भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या प्रशासित होते हैं, अर्जित क्षेत्र या अधिग्रहित क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, ये सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के आधार पर, तमाम कारकों के आधार पर इन संघ राज्य क्षेत्रों का या अधिग्रहित क्षेत्रों का जो प्रशासन एलजी करते हैं या प्रशासक करते हैं या मुख्य आयुक्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि अब राज्य बन चुके हैं, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, ये वो स्टेट हैं जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अच्छा, चूंकि समयावधि कम है, समय बहुत कम है, इसलिए कई बार इनका ईयर भी पूछ लिया जाता है। हम यहाँ पे सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, हम लोग वो कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी देखते हुए चलिएगा, ठीक, कई बार ईयर पूछ देता है। चलिए, अगर हम बात करें भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र, इसमें अंतर क्या है, तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसका विस्तार अधिक है, कौन अधिक प्रभावशाली है, विस्तार किसका अधिक है। तो जैसा कि आर्टिकल में हमने देखा, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। तो राज्यों का संघ होगा, तो राज्य यहाँ पे केवल शामिल होंगे। संघ में क्या होगा, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्य शामिल होंगे। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें राज्य तो शामिल होंगे ही, लेकिन इसके बाद इनमें यूटीज और भविष्य में अर्जित होने वाले अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल होंगे, ठीक है, जिन्हें फ्यूचर में अधिग्रहित किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 जो है हमारा, वह संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है, दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की भारतीय संघ में स्थापना कर सकती है, ठीक। अब जो आर्टिकल 2 है यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जिन पर कि तत्समय भारतीय संघ की प्रभुता का विस्तार नहीं है, संप्रभुता का विस्तार नहीं है, ठीक। अगर हम नए राज्यों के प्रवेश की बात करें तो ये पहले से ही अस्तित्व में होते हैं, ये पहले से ही अस्तित्व में होते हैं। अगर नए राज्यों की स्थापना की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र अस्तित्व में नहीं होते हैं और संघ द्वारा ये बनाए जाते हैं, संसद द्वारा इनको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सामान्य रूप से हमने समझा, तो हमने देखा कि जो अनुच्छेद 2 है वह किनसे संबंधित है, वह ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है जिन पर कि जो कि भारतीय संघ में तत्समय शामिल नहीं है, अर्थात जिन पर कि भारतीय संघ की संप्रभुता का विस्तार नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनकी प्रवेश या स्थापना से संबंधित विधि या नियम बनाने हेतु क्या है, संसद क्या है वो मतलब
संसद के पास अधिकार है, ठीक है, वो उनसे संबंधित कोई शर्त बना सकती है, कोई निबंधन बना सकती है प्रवेश और स्थापना से संबंधित। लेकिन ध्यान रखना है कि वो शर्त और निबंधन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे के अनुरूप होना आवश्यक है, ठीक है, यह ध्यान रखना है हमको। कल हम लोग देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती वाले से मामले से निकला था। अब देखिए, लेकिन यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि कोई स्टेट या कोई क्षेत्र अगर अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में शामिल हो जाता है तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि उस समय भारतीय संघ में पहले से शामिल राज्यों को जो दर्जा दिया जा रहा है, जो स्टेटस उसको दिया गया है संवैधानिक स्टेटस, उस संवैधानिक स्टेटस उस राज्य को भी प्रदान किया जाए। तो यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह सरकार के ऊपर है, संसद के ऊपर है कि वो प्रदान कर भी सकती है और प्रदान नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 हमने देखा था, आर्टिकल 2 उन क्षेत्रों से संबंधित है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, जबकि आर्टिकल 3 उन क्षेत्रों से संबंधित है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा है। अब भारतीय संघ मतलब स्टेट और यूनियन, ठीक। अब आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य और यूटी का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्य और यूटी के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक। अब हम इसको समझते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि किन्हीं 2 राज्यों को मिला सकती है, किन्हीं एक राज्य और किसी दूसरे राज्य के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य और किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है। हमने तमाम देखा, तमाम झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया और आपका तेलंगाना हो गया, ये सब नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। वर्तमान राज्य, देखिए वर्तमान राज्य वर्तमान यूटी के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। वर्तमान राज्य और वर्तमान यूटी के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अभी हमने बात किया कि दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली को मिलाकर एक ही यूटी बना दिया, 2 यूटी थे, एक यूटी बना दिया, तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो इस आधार पे क्या है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो संसद है भारतीय संघ में शामिल राज्यों और यूटीज का क्या कर सकती है, पुनर्सीमन कर सकती है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसके लिए क्या है, 2 शर्तें हैं। संसद ऐसा करे उसके पहले 2 शर्तें हैं। ऐसा विधेयक जो कि इस प्रकार से संबंधित है, नए राज्यों के निर्माण और उनके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अर्थात सहमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। सदन में प्रस्तुत किया जाएगा मतलब वह लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण शर्त है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुरस्थापित करने से पहले, सदन में विधेयक को रखने से पहले, ठीक है, प्रभावित होने वाले राज्य, ठीक है, उस विधेयक से, उस डिसीजन से प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को उसकी राय जानने के लिए प्रेषित करेगा, ठीक। यूटी हेतु यह राज्य के संदर्भ में हो गया, स्टेट के संदर्भ में। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं, तो केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं तो संसद इनके संबंध में स्वयं निर्णय ले सकती है, स्वयं उस पर अपना राय बना सकती है, ठीक है। ये केवल स्टेट से संबंधित है। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है, अब विधानमंडल द्वारा जो ऐसी राय है वह एक निश्चित समयावधि या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित समयावधि के भीतर दिया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विधेयक बिना राय जाने ही सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, ठीक है, सदन में रखा जा सकता है। चलिए, ये पहली बात हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विधानमंडल ने निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय दे दिया हो, ठीक है, लेकिन तब भी राष्ट्रपति अर्थात संसद विधानमंडल या प्रभावित होने वाले राज्य की राय के प्रति, ठीक है, राज्य की राय को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक। अब यहां से कुछ बातें निकल के आती हैं। जो संबंधित विधेयक है तो अगर उसमें कोई संशोधन की स्थिति बनती है तो यह आवश्यक नहीं है कि पुनः ही वह
उस प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल को प्रेषित किया जाए, राय जानने हेतु भेजा जाए, यह आवश्यक नहीं है। संसद उसमें संशोधन आश्वस्त होकर कर सकती है, कोई ऐसा उस पर बाध्यता नहीं है, ठीक है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक, चलिए पहली बात संविधान वो संशोधन विधेयक की स्थिति में। अब देखिए आर्टिकल 3 कहता है, हमने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति तथा संसद, राष्ट्रपति या संसद स्वीकार करने हेतु, राय स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। तो इसका मतलब अनुच्छेद 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राज्यों के सहमति के बिना भी कार्य कर सकती है, इस प्रकार का कार्य कर सकती है। ठीक है, संसद राज्यों की सहमति के बिना भी इस प्रकार का कार्य कर सकती है। यह बात कहां से निकल के आता है? इस शर्त से निकल के आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय अखंडता या राज्यों के अविभाज्य अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब जैसे कि आर्टिकल 3 कह रहा है कि संसद परिवर्तन कर सकता है, संसद स्थापना कर सकता है, तो इसका मतलब किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या उसके अविभाज्य अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं प्रदान की गई है। इस प्रकार भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि संघ राज्य को समाप्त कर सकता है किंतु राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, संघ राज्य को समाप्त करके हमने देखा कि नए राज्य बना सकता है, नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अर्थात संवैधानिक रूप से कोई राज्य, ठीक है, कोई राज्य नए राज्य के निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, संवैधानिक रूप से कोई भी राज्य, क्योंकि आर्टिकल 3 की शुरुआत है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, तो राज्य की तो वहां पे बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई राज्य भी किसी राज्य के निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकता। ठीक, अब इससे एक महत्वपूर्ण केस है बेरुबाड़ी संघवाद। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। 1960 का एक केस है, कल भी हमने देखा था, बेरुबाड़ी के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, प्रियम्बल में क्या कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद आर्टिकल 3 के अंतर्गत, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा को समाप्त नहीं कर सकता। पहली बात, राज्यों की सीमा को समाप्त नहीं कर सकता, परिवर्तन कर सकता है, सीमा समाप्त नहीं कर सकता। किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को प्रदान नहीं कर सकता। मतलब किसी भी भारतीय क्षेत्र को अगर हम चाहें कि किसी अन्य क्षेत्र को, अन्य देश को प्रदान किया जाए, तो ऐसा आर्टिकल 3 के तहत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए, अब आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में, और बेरुबाड़ी जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान को सौंपा गया, और 100वां संविधान संशोधन हाल ही में किया गया वर्ष 2015 में, और कुल 111 विदेशी अंतः क्षेत्र किसे सौंपे गए? बांग्लादेश को सौंपे गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम ये राज्यों की सीमा समाप्त नहीं कर सकते, किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को नहीं दे सकते। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जो आर्टिकल 4 है हमारा, आर्टिकल 4 है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संदर्भ में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संदर्भ में अनुसूची शेड्यूल 1 और 4 में कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जो विषय संविधान में दिए गए हैं, इनसे संबंधित विषयों को साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जा सकता है, इसको पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, तो अब उसमें अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा, ठीक है, किसी भारतीय क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को भी, विदेशी देश को भी सौंपने की बात नहीं करी गई है। इसलिए आर्टिकल 4 की यह बाध्यता इन 2 शर्तों पे लागू नहीं होती, इन 2 विषयों पे लागू नहीं होती, इसलिए इस मामले में संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आया? एक केस आता है 1969 में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देती है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार सीमा विवाद होता है। ठीक है, सीमा विवाद निर्धारण के संबंध में, सीमा विवाद निर्धारण को संबंध में विवाद को समाप्त करने हेतु
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यपालिका बिना किसी संविधान संशोधन के कर सकती है, लेकिन सीमा विवाद के अंतर्गत, सीमा निर्धारण विवाद के अंतर्गत किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को देना इसमें शामिल नहीं है, विदेशी क्षेत्र को सौंपना इसमें शामिल नहीं है। चलिए अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। 2015 में जैसा कि हमने देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। भारत ने, अगर हम इंडिया की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्र सौंपे और बांग्लादेश ने भारत को कितने 51 क्षेत्र सौंपे, 51 क्षेत्र सौंपे। तो अब देखिए, अब अभी मैंने बताया था आपको कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ा। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत 111 क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप रहा है। दूसरी शर्त उसमें थी, देखा था हमने ना, दूसरी शर्त थी कि किसी विदेशी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते, किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को या विदेशी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। इसलिए इसके लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ा, ठीक है, अधिनियम लागू करना पड़ा। लेकिन जब बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र सौंपे तो यह सीमा निर्धारण विवाद से संबंधित है जिसका समाधान किया गया। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे तो 51 क्षेत्र प्राप्त किया है, अंतः क्षेत्र, इसलिए इसमें जो है कि उसके लिए यह साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही हो गई, ठीक है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता इसके लिए नहीं करनी पड़ी, ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए आर्टिकल 4 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, अब कुछ और देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग और उससे समितियों से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहली बार ऐतिहासिक रूप से देखें, हल्का हल्का देख लेते हैं फिर, लेकिन ये 3 आयोग महत्वपूर्ण हैं, धर आयोग, जेवीपी और फजल अली आयोग, ये महत्वपूर्ण है। हल्का हल्का थोड़ा बहुत तो सर हर्बर्ट रिजले आयोग जो आया था 1903 में आया था और इसने बंगाल विभाजन की अनुशंसा करी थी, किसके आधार पे, भाषाई आधार पे, हर्बर्ट रिजले कमीशन, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति आई थी, यह जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा एवं जनता की इच्छा के आधार पर इसने कहा था राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। 1936 में आई थी संवैधानिक सुधार समिति, इसने सिंध प्रांत का गठन सांप्रदायिक आधार पे, इसके डिसीजन के आधार पे किया गया, सांप्रदायिक आधार पे सिंध प्रांत का गठन किया गया सांप्रदायिक सुधार समिति के आधार पे, यह 1936 में आई थी। अब 1900 भारत की आजादी के बाद 1948 में धर कमीशन आता है, धर कमीशन बनाया जाता है जो कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए ऐतिहासिक वस्तु स्थिति क्या है, भौगोलिक वस्तु स्थिति क्या है, प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे हैं, इनको आधार बनाया जाए, ठीक है, इनको आधार बनाया जाए। जबकि तुरंत बाद, इसी के तुरंत बाद 1948 में ही जेवीपी कमेटी गठित करी जाती है कांग्रेस के द्वारा और उसने क्या कहा कि ये जो धर कमीशन था, इसकी रिपोर्ट को, इसकी अनुशंसाएं थी, उनको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया, उनको स्वीकार कर दिया और कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। अब आता है 1953 फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया, ठीक है। जेवीपी कमेटी ने कहा था कि पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, जबकि फजल अली आयोग कहता है कि भाषा एक मुख्य आधार है, ठीक है, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया कि एक राज्य में एक ही भाषा वाले लोग केवल एक ही राज्य में रहेंगे, या जहां जहां एक भाषा का विस्तार है उनको समाहित करके एक राज्य बना दिया जाए, इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। विस्तार से आप लोग, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, विस्तार से अगर आपको पढ़ना होगा तो आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रीनेम्ड स्टेट्स। तो कुछ राज्यों के नाम परिवर्तित किए गए, कुछ राज्यों के नाम परिवर्तित किए गए और कौन से राज्य रखे गए और किस वर्ष परिवर्तित किए गए, ये महत्वपूर्ण है, ये देख लेते हैं। अगर हम बात करें 1950 में तो यूनाइटेड प्रोविंस था, यहां से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। 1956 में 1956 में मध्य भारत का नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश कर दिया गया।
1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु किया गया। ठीक है, मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु किया गया। अब हम 1973 की बात करें तो मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीव आइसलैंड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक, 1992 में आते हैं। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एनसीआर दिल्ली कर दिया गया, एनसीआर दिल्ली कर दिया गया। ठीक, इससे संबंधित जब अभी आगे क्वेश्चन आएगा दिल्ली में तो उसके बारे में हम लोग बात और कर लेंगे। ठीक है, 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया और पौंडीचेरी का नाम क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। पौंडीचेरी 2006 में पुदुचेरी बन जाता है, उत्तरांचल बन जाता है उत्तराखंड, और 2011 में ओडिशा का नाम क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया। क्या, ओडिशा कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं और उनके कैपिटल देख लेते हैं, राजधानी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार अगर द्वीप समूह की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। दादर एवं नगर हवेली दमन दीव की राजधानी क्या है, दमन है। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अगर हम ग्रीष्म काल में देखें, समर में देखें तो श्रीनगर, एंड सर्दी में देखें, शीत ऋतु में देखें तो जम्मू है। लद्दाख की भी 2 राजधानी है, लेह समर में और कारगिल विंटर की। ठीक, लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ की राजधानी करवत्ती है, और पुदुचेरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है, पुदुचेरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उस आधार पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, बहुत सारे इससे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन प्रश्नों में दोहराव की प्रवृत्ति होने के कारण ठीक है उन प्रश्नों दोहराव वाले प्रश्नों को छोड़ दिया गया है। हम केवल सिंगल प्रश्न लेके चल रहे हैं दोहराव की स्थिति में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया। हम लोगों ने देखा था भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया तो नहीं, पहला सही है भारत तथा इंडिया कहा गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। देखिए हमने बोला था कि यूनियन ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यों का समूह नहीं है भैया, राज्यों का फेडरेशन भी नहीं है, राज्यों का कन्फेडरेशन भी नहीं है, राज्यों का यूनियन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, नया राज्य बनाने का अधिकार है, ये देखना है। ठीक है, यहां पे देखिए बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 1 में नहीं है, अनुच्छेद 2 में भी नहीं है, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में, तो अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया इस विषय पे। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ठीक है, किसके में, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में, तो किसमें है, संसद में है। पहला ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो हमने देखा था कि संसद राज्यों के या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम सीमा और उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो संसद को यह प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, संसद को प्राप्त है, केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। बहुत ही मतलब कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। ठीक है, क्योंकि संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, दोनों की सहमति आवश्यक है लोकतंत्र में। ठीक है, केंद्र सरकार में केवल सत्ता दल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। ठीक है, देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को है भैया, संसद को है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यहां पे देखना है सही नहीं है, किसके बारे में, नए राज्यों के निर्माण के बारे में। चलिए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही कथन है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा,
सही, बिल्कुल सही बात है भैया। जब नए राज्य का निर्माण किया जाए तो उसको पहली और चौथी अनुसूची में उसमें क्या होगा, शामिल करना होगा, ठीक है, होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या कहता, आर्टिकल 4 इसी से संबंधित है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, ऐसा है कि तब तक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार जब पुरस्थापित कर दिया गया और निश्चित समयावधि में उसने अपना राय नहीं बताया है, उसने अपना विचार नहीं व्यक्त किया है, या उसने विचार व्यक्त कर दिया है, तो राष्ट्रपति या संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो चौथा कथन सही है भैया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? हमने क्या बताया था आर्टिकल 4 में, साधारण बहुमत की बात करी थी। देख लेते हैं, साधारण 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, बिल्कुल नहीं, साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बिल्कुल गलत है भैया, 2/3 कहां से यहाँ से आ गया। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा 2/3 कहां से आ गया? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत संघ नहीं है, कथन और कारण दिया हुआ है, इस आधार पे हमको कूट के हिसाब से हमको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये भारत तो संघ है भैया, ठीक है। आर्टिकल 1 शुरुआत ही इसी से होती है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित किया जा सकता है, आर्टिकल 3 में हमने देखा था। और शक्ति क्या है? संघीय संसद को प्राप्त है, आर्टिकल 3 में देखा था। तो कारण सही है और कथन गलत है, तो दोनों सही है। यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, मैंने बताया था ना, स्टेट को स्टेट से जोड़ सकती है, स्टेट में उसका कोई क्षेत्र माइनस कर सकती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके हो सकता है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं भैया, मैंने नहीं बताया था कि इसकी जो शुरुआत है वह संसद करेगी, राज्य नहीं करेगी। तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये कथन जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? आर्टिकल 3 की बात करी जा रही है, ठीक है। नए राज्यों का गठन, राज्यों, ये संभव है, ये हो सकता है, ठीक है, होता है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, यह भी सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, यह भी सही है। नए राज्यों का प्रवेश नहीं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किससे संबंधित है? आर्टिकल 2 से संबंधित है, हमने विस्तार से बात किया था। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही कथन है, यह बिल्कुल सही कथन है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह भी कथन सही है, ठीक है। पंडित नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी समिति की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह भी कथन सही है। तो तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघात्मक व्यवस्था के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है।
अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, यह गलत है भैया। तो नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए एक दो स्लाइड और बची हुई है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए? ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य संघ राज्य क्षेत्र, 14 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, 17 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन ए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? एनसीआर दिल्ली आपने सुना होगा। ठीक है, 67वां, 69वां, 68वां, 70वां, 69वां द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 69वां द्वारा जो दिल्ली को किया गया था, दिल्ली को क्या किया गया था? ठीक है, इसको दो चीज किया गया था, एनसीआर भी बोला गया था, इसको एनसीआर घोषित किया गया था, और दिल्ली में विधानमंडल की आवश्यकता, दिल्ली में विधानमंडल या विधानसभा, ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए चलते हैं, और आज यहीं पे समाप्त होता है हमारी ये श्रृंखला, आज यहीं पे समाप्त होती है। निश्चित तौर पर ये आपको अच्छा लग रहा होगा और आप एक ही जगह पे उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।